नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इफेक्टिव स्टडी। दिस इज धर्मेंद्र गौड़। आज हम बात करेंगे अम्फान तूफान के बारे में। आपने न्यूज में सुन ही लिया होगा कि बंगाल की खाड़ी से एक तूफान उठा है जिसका नाम है अम्फान। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो तूफान है वो क्या है, ये कैसा तूफान होता है और मौसम विभाग ने इसमें क्या चेतावनी दी है, सरकार की इसमें क्या तैयारी है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तूफान जो है वो क्यों उठते हैं, ये कैसे बनते हैं, हम वो भी समझेंगे वीडियो में। और सबसे लास्ट में देखेंगे कि इनके जो नाम है वो कैसे रखे जाते हैं। तो काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस वीडियो में, आपको बिल्कुल आखिर तक देखना होगा अगर आपको कुछ सीखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस तूफान को जो है वो सुपर साइक्लोन की संज्ञा दे दी गई है क्योंकि ये काफी भयावह रूप ले चुका है। दक्षिण पूर्व की बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है और इसको जो है भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि मुख्यतः पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफी तेज रफ्तार के तूफान के साथ जो है वो कुछ बारिश भी कर सकता है और इससे भीषण तबाही होने का चांसेज है। तो जैसा कि आज जो है हम 19 तारीख की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज की डेट में ये जो है वो हिट कर चुका होगा। और मौसम विभाग ने ये भी कहा है अम्फान तूफान है, इसकी जो रफ्तार होगी वो 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें हवाएं चलेंगी। और इसकी जो जानकारी हमें मिल रही है वो हमें मिल रही है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहां पर एक डॉपलर वेदर रडार है, इसका नाम याद रखिएगा, डॉपलर वेदर रडार। इसके द्वारा इसको लगातार ट्रैक किया जा रहा है। कहां पर है डॉपलर वेदर रडार? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अब देखिए, ये यहां से सैटेलाइट द्वारा इमेज ली गई है। तो ये इंडिया का जो तटीय क्षेत्र है ये, और यहाँ पर ये बांग्लादेश और ये पूर्वी भारत, ठीक है ना। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी से साइक्लोन उठा है और ये जो है मुख्यतः उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों को हिट करेगा भारत में। हालांकि बांग्लादेश को भी हिट करेगा और कुछ पूर्वोत्तर भारत के कुछ जिलों में भी इसके तेज हवाएं और बारिश हमको देखने को मिल सकती हैं। महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम देखें इसमें, तो तटीय उड़ीसा हो और पश्चिम बंगाल हो, दोनों के तटों पर हल्की और मध्यम बारिश यहाँ पर मिल सकती है। तटीय उड़ीसा में 18 मई से ही प्रारंभ हो चुकी है, जबकि पश्चिम बंगाल में आज 19 मई से ये प्रारंभ हो गई है। साथ ही मौसम विभाग ने जो है वो 21 मई तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के समुद्री तटों पर मछुआरों को दूर रखने का आदेश दिया है। अब देखिए, मौसम विभाग जो चेतावनी देता है उसको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। यहाँ पर 3 प्रमुख श्रेणी है, एक तो येलो वार्निंग, ऑरेंज वार्निंग और तीसरी है रेड अलर्ट। तो देखिए, येलो वार्निंग में क्या होता है, येलो वार्निंग को हम साइक्लोन अलर्ट भी कहते हैं और यही जो है वार्निंग दी गई है यहाँ पर उड़ीसा और बंगाल को मौसम विभाग के द्वारा। तो इसमें क्या है कि लगभग 48 घंटे पूर्व ही प्रतिकूल मौसम की संभावनाएं वहां पर जारी कर दी जाती हैं तटीय क्षेत्रों में। जबकि ऑरेंज वार्निंग में ये जो 24 घंटे पूर्व जानकारी जो है वो साझा की जाती है। और रेड अलर्ट में भारी भयावहता की जानकारी जो है, या चक्रवात की गति की संभावना या विपरीत मौसम की संभावनाओं को दर्शाया जाता है रेड अलर्ट में। तो ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कभी। और इस साइक्लोन को जो है वो दिया गया है येलो वार्निंग यहाँ पर, या साइक्लोन अलर्ट दी गई है। साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इन शॉर्ट NDRF की 17 टीमें जो है वो उड़ीसा में तैनात कर दी गई हैं, खासकर उन संवेदनशील क्षेत्रों में जहां पर पिछली बार फानी तूफान आया था, ठीक है ना, पिछले साल ही आया था चक्रवात फानी। इन संवेदनशील इलाकों से 11 लोगों को आवश्यकता पड़ने पर स्थानांतरित किया जा सकता है, विस्थापित किया जा सकता है। साथ ही राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यानी कि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, इन शॉर्ट NCMC, एग्जाम में ये एब्रीविएशन जरूर पूछे जाएंगे, NCMC का फुल फॉर्म और NDRF का फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो अब NCMC ने इस चक्रवात की जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की, साथ ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को तत्काल सहायता देने के भी निर्देश दिए। और साथ ही एक महत्वपूर्ण नाम आपको याद रखना है, राजीव गौबा या राजीव गाबा, ये जो है इस NCMC के अध्यक्ष हैं, साथ ही कैबिनेट सचिव हैं। और NCMC के अध्यक्ष कौन है? राजीव गाबा। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये जो तूफान है वो क्यों आते हैं, हमको ये चीज समझनी है। इसका मुख्य कारण है कम वायुमंडलीय दाब। अब ये देखिए कैसे कार्य करता है। मान लीजिए ये समुद्री क्षेत्र है और इस समुद्री क्षेत्र में यहाँ पर ठीक इस लाइन के ऊपर जो है वो सूर्य की गर्मी या सूर्य की रेखाएं पड़ रही हैं। तो इस स्थान पर जो है सबसे सर्वाधिक गर्मी है। तो इस पट्टी के मध्य में अत्यधिक गर्मी होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, हवाएं अत्यधिक गर्म हो जाएंगी और गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, जिससे वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वायुमंडलीय प्रेशर जो है वहां पर गिरता है। तो इस कम दाब क्षेत्र को भरने के लिए दोनों तरफ से हवाएं चलती हैं, क्योंकि अधिक दाब से कम दाब की ओर ही तो हवाएं स्थानांतरित होंगी। तो जब दोनों तरफ से हवाएं चलती हैं कम दाब की ओर, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहां पर साइक्लोन क्रिएट होता है। इसको हम इस चित्र की मदद से समझते हैं।
देखिए जब भी कोई साइक्लोन बनता है तो यहाँ पर क्या होता है, इस चक्रवात की इसको बोला जाता है आंख, ठीक है ना। ये बीच का जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है वो चक्रवात की आंख होता है। यहाँ पर जो प्रेशर है हवा का वो सबसे कम होता है, यहाँ तक कि यहाँ पर जो एयर प्रेशर बनेगा वो आसपास के पूरे भूमंडलीय क्षेत्र का, समुद्री क्षेत्र का जो है सबसे न्यूनतम प्रेशर होगा। और जब जैसे ही गर्म हवाएं इस ओर आती हैं तो क्या होता है, इसमें जो है वो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ऊपर पहुंचते पहुंचते वो ठंडी हो जाती हैं। और जैसे ही गर्म हवाएं चारों तरफ से आती हैं तो वो समुद्र की नमी को लेते हुए आती हैं, और उस नमी को यहाँ पर जब ठंडी होती हैं, वो कंडेंस होती हैं, तो संघनन होते ही वो अपनी ऊष्मा को छोड़ देती हैं, साथ ही नमी को भी छोड़ देती हैं। तो वो नमी जो है इस चक्रवात का हिस्सा बन जाती है, और उसकी जो गुप्त ऊष्मा थी वो इस चक्रवात की एनर्जी बन जाती है, ठीक है ना। तो इस एनर्जी की वजह से चक्रवात जो है वो घूमने लगता है। और ध्यान रखिएगा, जब भी हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, देखिए अब इसको हम समझते हैं, मान लीजिए पृथ्वी है, बीच में से अगर एक लाइन खींची जाए तो इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। तो इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल। तो ये उत्तरी गोलार्ध ऊपर और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो कैसी चलती हैं, काउंटर क्लॉकवाइज चलती हैं, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। उत्तरी गोलार्ध में अगर चक्रवात आएगा तो वो कैसे घूमेगा, काउंटर क्लॉकवाइज। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात आएगा तो घड़ी की सुइयों की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये आपको डायरेक्शन भी याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में अर्थात काउंटर क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज चलती हैं ये तूफान। उत्तरी गोलार्ध में इनको हरिकेन और टाइफून इन नामों से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ इनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। और भारत में ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठते हैं, ठीक है ना, जिनको किस नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार ये बनता है। और अगर आप इसके डिटेल में जाना चाहते हैं तो हम एक पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो आपको बना देंगे कि तूफान वगैरह या भारत में या कहीं भी उठते हैं तो कैसे बनते हैं, उसको पूरा डिटेल साइंस के साथ हम समझेंगे। आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अब देखते हैं इसके नामकरण कैसे होते हैं, इन चक्रवातों के नाम कैसे पड़ते हैं। तो अगर यहां पर हम बात करें कि हिंद महासागर में जो चक्रवात उठ रहे हैं उनका नामकरण तो हिंद महासागर के ये जो 8 देश हैं वो करते हैं। कौन कौन से 8 देश, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये जो 8 देश हैं, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 8 देश मिलकर जो है हिंद महासागर के क्षेत्र में जो चक्रवात उठते हैं उनका नाम रखते हैं। और इस चक्रवात की बात करें अम्फान की, तो अम्फान नाम रखा है थाईलैंड ने, ठीक है ना। अम्फान नाम किसके द्वारा रखा गया है, थाईलैंड देश के द्वारा रखा गया है। द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में इससे। और साथ ही किसी भी चक्रवात का नाम जो है वो दोहराया नहीं जाता। अभी तक जो चक्रवातों की लिस्ट बनी थी उस लिस्ट का ये आखिरी नाम है अम्फान। मे भी अब कुछ नए नाम रखे जाएं ताकि फ्यूचर में आने वाले तूफानों के नाम रखे जा सके। और इसकी जो शुरुआत हुई थी नाम रखने की वो वर्ष 1900 में हुई थी। वर्ष 1900 में इन नामकरण की शुरुआत हुई थी ताकि लोगों को चक्रवात के खतरों के बारे में बताया जा सके, न्यूज के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस नाम का प्रयोग करके लोगों को सचेत किया जा सके, जागरूक किया जा सके, ताकि वो समय रहते इस खतरे से बच सके। तो होप सो आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं इसमें, आपको सारी चीजें मिलेंगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें ताकि सारे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो थैंक्स टू वॉच। जय हिंद, जय भारत।